स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 जो कि आपकी सेकंड बुक का जिसका नाम है समानता यानी कि इक्वालिटी। तो इस चैप्टर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो हम देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में ज्यादातर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चैप्टर है आपका थर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। सिंपल सा, जैसे चैप्टर का नाम है समानता तो हमें बताना है समानता का अर्थ एवं तत्व। ठीक है, समानता का अर्थ क्या है और समानता के तत्व क्या है। तत्व यहां से मतलब है समानता की विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले समानता का अर्थ समझिए। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, देखिए समानता जो है हमें पता है हमारे मौलिक अधिकारों में से एक महत्वपूर्ण अधिकार है। अब ये है क्या, तो समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ में वर्ग के नाम पर, जाति के नाम पे, रंग, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्तर पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को जो समाज है उसमें जो अवसर हैं वो समान मिलने चाहिए। तो इसे कहेंगे हम समानता। समानता जो है इसका दावा ये है कि समान मानवता के कारण यानी कि सभी व्यक्ति जो है सिर्फ मनुष्य होने के नाते, एक इंसान होने के नाते वे सभी महत्व और सम्मान के अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया समानता क्या है। अब बात करते हैं इसके तत्व यानी कि समानता की विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या होंगी, सबसे पहले तो अगर हमें समानता को स्थापित करना है तो समाज में जो विशेष अधिकार हैं हमें उनको खत्म करना होगा। अर्थात जो समाज है उनमें व्याप्त जितने भी विशेष अधिकार हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके विशेष अधिकार दिए गए हैं, उन्हें समाप्त करना होगा और जो अन्य लोग हैं उनको अधिकार दिलाने होंगे। साथ ही समाज में सभी के विकास यानी कि सभी व्यक्तियों का विकास हो सके, ऐसे हमें समाज में जो अवसर हैं वैसे अवसर हमें उपलब्ध कराने होंगे ताकि सभी व्यक्ति अपना विकास कर सकें। सभी व्यक्तियों को उनकी जो न्यूनतम आवश्यक पूर्ति यानी कि रोटी, कपड़ा और रहने योग्य छत, तो ये सारी जो तीन न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करने के लिए अवसर उन्हें देनी चाहिए। तर्क संगत भेदभाव, समानों में समानता तथा असमानों में असमानता का विभाग करना चाहिए। यानी कि अगर आप भेदभाव करते हैं तो वो तर्क संगत होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो एक लेबर का काम करता है और एक व्यक्ति है वो टीचर का काम करता है। तो यहाँ पे भेदभाव जो है वो कैसा होगा कि इस बच्चे ये जो टीचर है उसे सम्मान ज्यादा मिलेगा, पैसा भी ज्यादा मिलेगा। जो लेबर है उससे कुछ सम्मान ज्यादा नहीं है और साथ ही साथ उसे पैसे भी कम मिलेंगे। हाँ, तो ये जो भेदभाव है ये ठीक है, लेकिन वही दो टीचर जो है, ठीक है, दोनों ही टीचर है मेल और फीमेल, तो मेल को दे रहे हैं अगर आप 10,000, ठीक है, और फीमेल को दे रहे हैं अगर आप 9,000, तो ये जो है ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं तो दोनों को जो आय है, जो मेहनत आना है वो सेम मिलना चाहिए। ठीक है, तो तर्क संगत भेदभाव होना चाहिए। तो आगे अब आपको समझ में समानता क्या है और समानता के जो तत्व हैं वो क्या है। सिंपल सा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक असमानता तथा सामाजिक असमानता को स्पष्ट कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले प्राकृतिक समानता। देखो प्राकृतिक समानता क्या होगी, जो लोगों को जन्मजात से प्राप्त हुई हो। ठीक है, जो असमानता लोगों की जन्मजात रही हो और जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती है। अर्थात ये जो प्राकृतिक असमानता है ये लोगों में उनकी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार ही ये असमानताएं सामने आती है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो पढ़ने में अच्छा है, किसी व्यक्ति को बॉडी बिल्डिंग अच्छे से आती है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई टीचर बन सकता है। तो ऐसे सबकी असमानताएं अलग अलग। ये क्या है, ये है प्राकृतिक असमानताएं। लेकिन अब देखिए समाज जनित यानी कि सिंपल सा नाम है, जिन्हें समाज ने पैदा किया हो। सिंपल है, तो समाज में अवसरों की समानता होने, सॉरी, अवसर जो है उनकी असमानता होने होने का मतलब क्या है, इनका मतलब यह है कि समाज में यदि जो अवसर है वो सभी लोगों तक नहीं पहुंचते, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी एक समूह के द्वारा दूसरे समूह का शोषण किया जा रहा होगा। समाज में जो लोग हैं वो बौद्धिक कार्य करने वाले लोगों को शारीरिक कार्य करने से अधिक महत्व एवं लाभ सम्मान देते हैं। यानी कि समाज में जो लोग हैं, मान लीजिए कि जो लोग हैं वो एक तरह से, मान लीजिए एक टीचर है, अभी हमने एग्जांपल देखा था। ठीक है, एक क्या है, एक है टीचर और एक है लेबर। तो सम्मान किसको ज्यादा मिलेगा, टीचर को। आय भी इसकी ज्यादा होगी, लेबर की कम होगी।
तो वही समझाया गया कि समाज में जो लोग बौद्धिक कार्य करते हैं उन्हें अधिक सम्मान महत्व देते हैं, जो शारीरिक कार्य करते हैं उन्हें नहीं देते। एक समाज में एक कुरीति चली आई है कि औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं, उन्हें अनादिकाल से अबलायान की काफी कमजोर कहा जाता है और हमेशा उन्हें पुरुषों से कम आंका जाता है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि समाज अभी भी एक तरह से रूढ़िवादी बना हुआ है। ठीक है, तो प्राकृतिक असमानता क्या है और समाज जनित असमानता क्या है समझ गए होंगे आप सभी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड में पूछा गया है, हमने समानता देख ली, तत्व देख लिए, अब बात करते हैं भाई समानता के प्रकार, यानी कि समानता के प्रकार क्या क्या है। तो देखो, समानता का सबसे पहला प्रकार है प्राकृतिक, जो कि अभी हमने देखा है, जो प्रत्येक मनुष्य को प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो। जैसे सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान है, यानी कि सभी मनुष्य बोल सकते हैं, नाक कान आंख सभी की 206 हड्डियां, ऐसा कुछ। ठीक है, तो सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान है और सभी को समान अवसर की समानता है। अब बात आ जाती है सामाजिक समानता। देखिए, अभी हमने यहाँ पे असमानता पढ़ी है, अब यहाँ पे हम समानता के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक और सामाजिक समानता आ रही है। तो सामाजिक समानता से हमारा अर्थ क्या होगा कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, वंश, लिंग, रंग, समाज में इस आधार पर किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी व्यक्ति को समान व्यवहार एवं सामाजिक अवसर मिलनी चाहिए। समाज में यदि सभी व्यक्तियों को समान व्यवहार हो रहा है एवं उन्हें सामाजिक अवसरों का लाभ मिल रहा है, तो हम कहेंगे हाँ भाई, यहाँ पे सामाजिक समानता फैली हुई है, अर्थात सामाजिक समानता व्याप्त है। तो आपको दो समानताएं समझ में आ गई, प्राकृतिक और समाज जनित। तो यही असमानता भी बन जाती है। अब समझिए तीसरी समानता, यह है नागरिक और कानूनी। नागरिक है मतलब कि कानून है, सभी व्यक्तियों को कानूनी रूप से समान अधिकार प्राप्त हो, अर्थात कानून के समक्ष सभी व्यक्ति को समानता के अंतर्गत, यानी कि समानता जो ये कहती है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष और एक जैसे हैं। किसी भी व्यक्ति को कानून के नजर में जाति, धर्म, नस्ल, वंश या किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को समानता का जो नागरिक है वो समान माना जाएगा। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का, धर्म का प्रचार प्रसार करने का, भाषण देने का, प्रश्न आदि करने की स्वतंत्रता है। ये किसके अंतर्गत आती है? कानूनी समानता। बात आ जाती है राजनीतिक समानता की। राजनीति यानी कि राजनीति से संबंधित होगा, हाँ यही है। तो राजनीतिक अधिकार से हमारा तात्पर्य ये है कि सभी को वोट देने का, यानी कि सभी को मत देने का अधिकार है, सभी व्यक्तियों को अपनी पसंद का सरकार चुनने का अधिकार है और जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनमें भाग लेने का, जैसे कि चुनाव लड़ने का, ठीक है, क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मंत्रालय के जो लोकसभा सदस्य, ऐसे जो भी राजनीतिक रूप से है उन्हें भाग लेने का उसमें अधिकार है हर एक व्यक्ति को, सिंपल सा। अब बात आ जाती है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता क्या कहता है? किसी व्यक्ति को अपने मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सभी को समान अवसर मिलेंगे, समान रोजगार मिलेगा, समान वेतन मिलेगा। एक जैसे व्यक्ति एक जैसे काम करते हैं तो समान वेतन मिलेगा। व्यवसाय और समान रूप से आर्थिक जो कार्य हैं उनको करने का अधिकार दिया जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कौन कौन सी समानताएं जो है एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए या फिर कौन कौन से प्रकार है। तो प्राकृतिक समानता, सामाजिक समानता, कानूनी या फिर नागरिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमने पढ़ तो लिया समानता क्या है, इसके प्रकार। अब बात कर लेते हैं भाई कि अगर समाज में समानता सही से नहीं फैली है तो हम इसे कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो समानता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, यहाँ पे ये डबल आ गया है, ठीक है। तो कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है इसे देखिए। तो दो तरीके हैं, एक तो है औपचारिक समानता की स्थापना करके और दूसरा है विभेदक वर्ताव के द्वारा। तो क्या है ये दोनों पॉइंट, अलग अलग समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको समानता का अर्थ पता होना चाहिए कि समाज में किसी व्यक्ति के साथ वर्ग, जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो इस और सभी को समान अवसर प्राप्त हो, यह है समानता। ये तो हमने लिख दी परिभाषा। अब ये परिभाषा आप चाहे तो दोनों ही पॉइंट में लिख देंगे, ठीक है, आपका नंबर नहीं कटेगा। असमानता और विशेष अधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना, यानी कि औपचारिक समानता जो है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि समाज में जो असमानता फैली हुई है उसका सबसे बड़ा कारण है विशेष अधिकार। तो हमें विशेष अधिकार जो है उन्हें सभी को खत्म करना होगा, ठीक है। जैसे कि भारत में समान अवसरों की एक विशेष समस्या क्या है कि वहां पे सुविधाएं नहीं है, ठीक है, और कुछ तो रीति रिवाज भी है। तो यानी कि भारत में जो है वो असमानता किन वजहों से है, एक तो सबसे पहला है विशेष अधिकारों की वजह से, दूसरा है बहुत जगह पर जो सुविधाएं हैं उनकी कमी है, साथ ही साथ समाज में कुछ रीति रिवाज है, इनके कारणों की वजह से। तो ये आ गया समझ में कि समानता क्यों स्थापित नहीं हो पा रही।
आप समझिए इसका एक उदाहरण उदाहरण क्या है, जैसे कि औरतों को उत्तराधिकारी एवं शिक्षा का अधिकार नहीं मिला है, गरीबों को मताधिकार नहीं मिला है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम क्या देख लेते हैं कि जो औरतें हैं उन्हें कभी भी उत्तराधिकारी का अधिकार नहीं देते हैं, कभी उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं देते हैं, और गरीब जो है उन्हें एक अपनी पसंदीदा सरकार चुनने का अधिकार भी नहीं देते, यानी कि मत का अधिकार नहीं देते। तो अब बात आती है इसे हम खत्म कैसे कर सकते हैं, यानी कि औपचारिक समानता इसको स्थापित कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, विशेष अधिकारों को समाप्त कर देंगे, जो सुविधाएं हैं हम सुविधाएं पहुंचाएंगे, जो रीति रिवाज है उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, जैसे कि भारत ने किया है। भारत का जो संविधान है इसमें अनुच्छेद जो 17 है, ठीक है, छुआछूत प्रथा का उन्मूलन, यानी कि पहले क्या होता था, भेदभाव होता था कि जो छोटे लोग थे, दलित लोग थे, उनके मंदिर में प्रवेश पे वर्जित था, तो उसे खत्म कर दिया और छुआछूत की प्रथा को खत्म कर दिया। हालांकि अभी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे विवाद है, तो भारतीय सरकार को ऐसा यहाँ पे निर्णय लेने की जरूरत है कि इसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। भारतीय संविधान जो है इसने जाति के नाम पे, नस्ल, धन या फिर किसी भी आधार पर भेदभाव के विपरीत, यानी कि भेदभाव नहीं अपनाया है। इन्होंने कहा है सभी नागरिकों को कानून के एक समान बर्ताव के सिद्धांत के रूप में समाहित किया है, यानी कि इन्होंने भेदभाव की जगह पे क्या अपनाया है, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान बर्ताव। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो औपचारिक समानता है उसे हम कैसे स्थापित कर सकते हैं। बात आ जाती है विभेदक बर्ताव की। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन तो आप वही लिख देंगे, कौन सी, जो हमने यहाँ पे लिखी है कि समानता का अर्थ क्या होता है। उसके बाद लिखेंगे कि कभी कभी ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लोग जो है वो अपने अधिकारों का सही रूप से उपयोग कर सकें, उनके साथ अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा होगी। यानी कि विभेदक बर्ताव का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर हमें समानता को स्थापित करना है तो हमें कभी कभी कुछ अलग भी करना होता है। जैसे कुछ लोग हैं उनके साथ हमें विशेष विशेष बर्ताव के साथ में पेश आना चाहिए, कुछ लोगों के साथ नॉर्मल बर्ताव करेंगे तो भी उनके अधिकारों की रक्षा हो जाएगी। अब जैसे उदाहरण ले लीजिए कि विकलांग जो है उनके लिए हमें सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलाने बनाने चाहिए। अब जैसे कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला है तो उनको घर आते समय और जाते समय उन्हें सुरक्षा की जरूरत होती है, तो ऐसे ही जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो हमें करने चाहिए। तो इस तरह से हम जो एक समानता है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि उसकी स्थापना कर सकते हैं। सिंपल सा, समझ गए सभी बच्चे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में पूछा गया है समानता के प्रति मार्क्सवादी एवं जो समाजवादी हैं और उदारवादी, यानी कि देखिए मार्क्सवादी और समाजवादी एक तरह से एक ही कह सकते हैं और उदारवादी अलग है। तो समझेंगे इसे। सबसे पहले मार्क्सवादी एवं समाजवादी, तो बेसिकली आपकी किताब में मार्क्स की दलील दी हुई है, मार्क्स की जो बातें वो दी गई हैं। तो समझेंगे कि मार्क्स जो है वो ये दलील देते हैं कि खाई नुमा असमानताओं का बुनियादी कारण है आर्थिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन, तेल समेत अन्य प्रकार पर निजी स्वामित्व का होना। यानी कि देखिए मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स जो है वो ये कहते हैं कि समाज में जो एक असमानता फैली हुई है, मान लीजिए किसी के पास जो है वो 10,000 रुपए, ठीक है, मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए है तो किसी के पास 1 रुपए भी नहीं है। तो ये जो असमानता फैली हुई है, इस असमानता का सबसे बड़ा कारण ये है आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व। कौन कौन से आर्थिक संसाधन, जल, जंगल, जमीन, तेल, इन सभी पर निजी स्वामित्व, ये बहुत बड़ा एक जो असमानता है उसका कारण है। निजी स्वामित्व जो है वो मालिक लोगों को अमीर तो बनाता ही है, साथ ही साथ उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है, जो कि लोकतंत्र के लिए काफी खतरा हो सकता है। समाजवादी और मार्क्सवादी दोनों ये कहते हैं कि जो समाज है, सामाजिक रुतबे एवं विशेष अधिकार की वजह से आर्थिक असमानता उत्पन्न होती है। यानी कि सामाजिक जो समाजवादी हैं और जो मार्क्सवादी हैं दोनों यही कहते हैं कि समाज में जो रुतबा है, यानी कि एक तो पैसा और जो विशेष अधिकार, यही आर्थिक असमानता का सबसे बड़ा कारण है। समाज में सभी व्यक्तियों को उनके कार्य कौशल के आधार पर अवसरों की समानता के द्वारा इसे समाधान करने की जरूरत है। यानी कि अगर हमें विशेष अधिकार इनको समाप्त करना है तो हमें क्या करना होगा कि जो भी गरीब लोग हैं उन्हें अवसरों की समानता प्रदान करनी होगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब समझिए उदारवादी। उदारवादी क्या कहते हैं, उदारवादियों का कहना है कि सभी के लिए जीवन यापन की न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना है, लेकिन इससे समाज में खुद ब खुद समानता स्थापित नहीं हो सकती। यानी कि देखिए उदारवादी क्या कहते हैं, उदारवादी ये कहते हैं हालांकि ये तो ठीक है कि राज्य के द्वारा जो अपने जनता है उनके लिए जीवन यापन के लिए न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने को सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन ये अपने आप में काफी नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा, यानी कि
जब लोग जो है वो स्वतंत्र होंगे, उनकी परिस्थितियां निष्पक्ष होंगी, यानी कि भेदभाव नहीं होगा, तब उनके बीच में हमें प्रतिस्पर्धा है, जो प्रतियोगिता है, जो कंपटीशन है, वो करवाया जाना चाहिए, ताकि न्यायपूर्ण और जो एक कारगर एक उपाय है वो ये बन पाएगा। इनकी समानता को स्थापित करना है तो हमें समाज में कंपटीशन लाना होगा, जैसे मुक्त बाजार बनाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि जब तक प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और खुली होगी, यानी कि जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, वो पूर्ण रूप से खुला होगा, तब असमानता की खाई नहीं बनेगी और लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयासों को करने से लाभ मिलता रहेगा। नौकरियों में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए चयन के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धा सैद्धांतिक सर्वोचित न्याय और कारगर है। उदाहरण के लिए हमने क्या समझ लिया कि जैसे नौकरियां हैं और जो शैक्षणिक संस्थान है, यदि यहाँ पे आपको चयन लेना है तो आपको कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करनी होगी और आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, तो वही यहाँ पे बताया गया। ठीक है, ये जो उदारवादी हैं ये इस चीज को नहीं मानते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानता जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन मार्क्सवादी और समाजवादी ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि समानता को जो मार्क्सवादी और विचार जो है, समाजवादी विचार जो है और उदारवादी विचार ये क्या है। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, समानता के आयाम। ठीक है, समानता के आयाम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक समानता की। ठीक है, देखिए हमने प्रकार पढ़े हैं लेकिन ये आयाम है, तो समझिए सामाजिक समानता क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान अधिकार प्राप्त हो और सभी को समान सुविधाएं मिल सकें। ठीक है, तो इस तरह से जिस समाज में जन्म, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, वहां पे सामाजिक समानता होगी। विभिन्न समूहों और समुदाय के जो लोग हैं उनके पास जो संसाधन है, ठीक है, या फिर वो जिन संसाधनों तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें उन संसाधनों तक पहुंचने के लिए अवसर जो हैं वो मिलने चाहिए। यानी कि विभिन्न समूह और समुदाय के लोगों के पास संसाधनों तक पहुंचने के जो अवसर हैं वो मिलने चाहिए। समाज में जो पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा है और अच्छी शिक्षा पाने का जो अवसर है, उचित पोशाक और आहार व न्यूनतम वेतन, ये सभी जो न्यूनतम चीजें हैं इसकी गारंटी राज्य को, लोगों को देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कई जगह अभी भी ऐसा नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत में अगर हम देखें तो कई जगह अभी जो महिलाएं हैं उन्हें उत्तराधिकारी का अधिकार नहीं मिला है, साथ ही साथ उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने से भी मना किया जाता है, उन्हें रोका जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सामाजिक समानता के अंतर्गत जो आयाम है उसके अंतर्गत हम ये सभी चीजें लिखेंगे। देखिए ये एक क्वेश्चन है आपका ये वाला, बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, और ये है समानता के प्रकार, इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ठीक है, तो ये होगी सामाजिक समानता। उसके बाद आ जाती है राजनीतिक समानता। इसका क्या अर्थ है? तो आप सभी को पता है कि राजनीतिक समानता जो है लोकतंत्र की आधारशिला है। लोकतंत्र में सदस्यों को नागरिकता प्रदान करने के साथ ही व्यक्तियों को मतदान, कहीं भी आने जाने का, संगठन बनाने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की आजादी मिलती है, तथा उनके साथ जाति, धर्म, अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। राजनीतिक समानता की जरूरत उन बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचना संभव ही नहीं होगा। यानी कि राजनीतिक समानता के बिना कोई भी व्यक्ति राजनीति में अपनी जो अवसर हैं, अपनी जो बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए बात नहीं कह सकता। बात करें आर्थिक समानता की, तो आर्थिक समानता कहती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को उसकी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, छत, इन सभी को पूरा करने के लिए समान रोजगार, समान वेतन, व्यवसाय और समान रूप से आर्थिक कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिए। सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि बेरोजगारी ना हो। लोगों को अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार अपना व्यापार करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लोगों को देश में उद्योग धंधों को चलाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आर्थिक असमानता व्यक्तियों और वर्गों के बीच किससे पैदा होती है? धन दौलत और आमदनी में अधिकता के कारण। ठीक है, तो जो समानता है, आर्थिक समानता वो क्या है, राजनीतिक समानता क्या है और सामाजिक समानता क्या है, ये चीज आपको कंप्लीटली क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे छोटा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पूछा गया है सकारात्मक कार्यवाही से आप क्या समझते हैं एवं इसका समानता से संबंध क्या है। ठीक है, तो देखते हैं भाई। सबसे पहले अर्थ,
तो सबसे पहले हम समझेंगे इसके अर्थ के बारे में। तो देखिए अर्थ क्या हो सकता है इसका। अर्थ कुछ इस तरह से है, सरकार को समानता की स्थापना एवं समानता की वृद्धि के लिए बहुत ही जल्दी और बहुत कड़े कदम उठाने चाहिए, जिससे सभी प्रकार के समाजों में समानता को बढ़ावा दिया जा सके, जिसे हम कहते हैं सकारात्मक कार्यवाही। तो सकारात्मक कार्यवाही जो है वो कई तरह की हो सकती है, जैसे कि जो वंचित समुदाय हैं उनके लिए छात्रवृत्ति यानी कि जो पैसा मिलता है वो उन्हें दिया जाए। हॉस्टल ऐसी सुविधाएं उन्हें प्राप्त करवानी चाहिए ताकि जो लोग एक गांव से बहुत दूर तक पढ़ने जाते हैं उन्हें वहां पे हॉस्टल मिल जाए फ्री में रहने के लिए और वो पढ़ सकें। ऐसी सुविधाओं पर वरीयता के आधार पर खर्च करने से लेकर नौकरियां और शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करने की नीतियां बनानी चाहिए। तो यह है सरकार के लिए सबसे पहला कदम सकारात्मक कार्यवाही के तहत। निम्न तथा वंचित समुदायों को देखिए छात्रवृत्ति तो मिल रही, हॉस्टल जैसी सुविधाएं भी मिले, नौकरियां भी मिले, शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश भी मिले, इसके साथ ही उनके साथ कुछ विशेष सुविधाएं और उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। लोगों के साथ विशेष बर्ताव इन समुदायों को वर्तमान वंचनाओं से उभारने में सक्षम बनाएगा और फिर यह अन्य समुदायों से जो है प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए कोई व्यक्ति जो है वो शुरू से ही मान लीजिए कि वो एक अध्यापक बना हुआ है, ठीक है, वो एक टीचर बना हुआ है और ये एक छोटे वर्ग का व्यक्ति है, इसको क्या करेंगे हम कि सकारात्मक कार्यवाही के तहत इसको हम छात्रवृत्ति देंगे, हॉस्टल में रहने के लिए सुविधाएं देंगे, नौकरी मतलब शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश देंगे, नौकरी देंगे इसे। तो एक तरह से जब ये टीचर की पोस्ट पे आ जाएगा, इस टीचर के समान हो जाएगा पिछड़ी जाति का बंदा, तब जो है इस प्रतिस्पर्धा वो इसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेगा और उसे जो अभी तक विशेष अधिकार मिले हैं फिर उसे समाप्त कर दो। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर डिबेट वगैरह बहुत सारी होती रहती हैं, ठीक है, लेकिन हाँ हम यहाँ पे एक छोटे तौर पे इसे हम समझ सकते हैं। सबसे आखिरी पॉइंट में हम लिखेंगे सकारात्मक कार्यवाही के जो आलोचक हैं वो क्या कहते हैं। तो आलोचक जो वो ये कहते हैं कि जो आरक्षण दिया जा रहा है ना वंचित समुदायों को, ये गलत है, ये भेदभावपूर्ण नीति है। क्यों? क्योंकि वंचितों को उच्च शिक्षा नीति, नौकरियों में आरक्षण या फिर कोटा देने का जो प्रावधान है वो अनुचित है, क्योंकि यह मनमाने तरीके से समाज के अन्य वर्गों को समान व्यवहार के अधिकार से वंचित कर रहा है। हाँ ये सही भी है जो आलोचक कहते हैं उनके अनुसार। जब कभी कुछ सीमित स्थानों एवं नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा हो तब वंचित समुदाय के लोग अलाभकारी के शिकार हो जाते हैं। यानी कि जब कुछ लोगों के साथ में अलग और भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है तो वो लोग कहते हैं कि हम तो शिकार हो गए हैं, ठीक है, यानी कि हमें तो समाज से वंचित कर दिया गया है, ऐसा उन्हें लगता है। तो क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। सभी क्वेश्चन आंसर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। समानता का अर्थ क्या है, समानता की विशेषताएं क्या है, समाज जनित समानता असमानता क्या है, प्राकृतिक असमानता क्या है, समानता के प्रकार प्राकृतिक समानता, सामाजिक समानता, नागरिक या कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, तो औपचारिक समानता की स्थापना करके और विभेदक बर्ताव के द्वारा। उसके बाद है समानता के प्रति मार्क्सवादी एवं समाजवादी के क्या विचार हैं और समानता के प्रति उदारवादियों के क्या विचार हैं। समानता के जो आयाम हैं उसमें सामाजिक समानता क्या है, राजनीतिक समानता क्या है और आर्थिक समानता क्या है। सबसे आखिरी सकारात्मक कार्यवाही किसे कहते हैं और इसके आलोचक क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।